नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम्स टारगेट बैच में आपका स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हमने जो भारतीय न्याय व्यवस्था में प्रमुख सुधार हुए हैं, उनकी बात की है। हमने यह भी समझा है कि प्राचीन काल में जो भारत की न्याय व्यवस्था थी, वह कैसी थी। इसको हमने आगे तक देखा, मध्यकाल में देखा, फिर हमने ब्रिटिश काल में भी इसको देखना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश काल में हमने देखा था कि जो कॉर्नवालिस है, उसके प्रमुख क्या सुधार है, कैसे उसने व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया। तो आज की वीडियो में हम इससे आगे देखेंगे कि कॉर्नवालिस के सुधारों के बाद और कौन-कौन से प्रमुख सुधार हैं जो भारतीय न्याय व्यवस्था में हुए थे। जैसे इसमें हम देखेंगे कि जो बेंटिक का काल है, फिर हम देखेंगे मैकाले का काल, इसके बाद हम देखेंगे 1858 के बाद जो व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ और उसके बाद और मेजर चेंजेस जैसे 1861 में, 1919 में, 1935 में और फिर अंततः 1947 में। यह सारे प्रमुख चेंज हुए हैं। हमने इससे पहले पूरा बैकग्राउंड समझ लिया है। हमने यह समझा कि प्राचीन भारत में किस तरह से न्याय व्यवस्था चल रही थी, मुगल काल में क्या व्यवस्था थी, दिल्ली सल्तनत के समय क्या व्यवस्था थी, जब ब्रिटिशर भारत में पहली बार आए तो उन्होंने किस तरह से भारतीय न्याय व्यवस्था में प्रवेश किया, कैसे उन्होंने सबसे पहले अपने लिए न्याय व्यवस्था को डेवलप किया, फिर उसको एक्सपैंड किया। यह सब कुछ हम देख चुके हैं। दरअसल हम इसलिए इतने डिटेल से देख रहे हैं चीजों को क्योंकि आजकल परीक्षाओं में इतने डिटेल से ही पूछा जाने लगा है। आपको कनेक्ट करके पूछेगा कि इससे पहले क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था। तो हमें चीजें सीक्वेंस में पता होनी चाहिए, तभी जाकर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो न्याय व्यवस्था में जो यह प्रमुख परिवर्तन हुए हैं, इनको आज हम देख रहे हैं। कॉर्नवालिस के बाद जो परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि कॉर्नवालिस तक हम देख चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को ना देखा हो तो पहले आप उन वीडियोस को देखिए, तभी जाकर आप कनेक्टिविटी में चीजों को समझ पाएंगे और आपके लिए समझना भी काफी आसान हो जाएगा। हमने देखा कि कॉर्नवालिस आया था और कॉर्नवालिस ने कई सारे सुधार किए थे। सुधार में क्या सुधार था? एक उसने कहा कि जो न्यायालय है वह होना चाहिए स्वतंत्र। फिर जो कलेक्टर के काम थे उसको इसने टैक्स कलेक्शन तक सीमित कर दिया, क्योंकि कलेक्टर के पास न्याय व्यवस्था भी थी, तो कलेक्टर को न्याय व्यवस्था से हटा दिया। इसके अलावा इसने अदालतों का एक स्ट्रक्चर डेवलप किया, अर्थात भारतीय न्यायिक व्यवस्था में इसने कई सारे परिवर्तन किए थे। लेकिन इन सब में एक समस्या अभी भी बनी हुई थी। समस्या यह थी कि जो कॉर्नवालिस की नीति थी, उसने भारतीयों को न्याय व्यवस्था से बाहर कर दिया। मतलब न्याय देने में अब भारतीय नहीं होते थे। और एक चैलेंज और था, जो अंग्रेज भी हैं, अंग्रेज मतलब ब्रिटेन के लोग, वह भी वह लोग हैं जो भारत में रहे नहीं हैं, बल्कि इनको इंग्लैंड से बुलाया गया है। अब क्योंकि इनको इंग्लैंड से बुलाया गया है, तो यह भारतीय समाज को ठीक से समझते नहीं हैं। इसीलिए जो इनकी संहिताओं में लिखा है, किताबों में लिखा है, उसी के हिसाब से न्याय करने लगे। अब क्योंकि इन्होंने जो न्याय व्यवस्था बनाई थी, वह इंग्लैंड के हिसाब से बनाई थी और भारतीय समाज बिल्कुल अलग था। तो भारतीय समाज से उसका जो कोऑपरेशन है, वह नहीं हो पा रहा था। चीजें डिस्टर्ब हो रही थी। इससे क्या हुआ? धीरे-धीरे समस्याएं बढ़ने लगी। कॉर्नवालिस ने जो काम किया था, उसने एक शेप तो दिया कि न्याय व्यवस्था को अलग कर दिया, राजस्व के काम को और न्याय व्यवस्था को अलग-अलग कर दिया। चीजें उससे काफी सुधरी थी, लेकिन और परिवर्तनों की जरूरत थी। फिर आता है बेंटिक का काल। सबसे प्रमुख समस्या यह थी कि भारतीयों की जो भागीदारी है, वह नहीं थी। इसने क्या किया? इस बात को सुधारा। भारतीय अब न्याय व्यवस्था में शामिल होने लगे। इससे जो भारतीय है, उनका जो असंतोष था, वह धीरे-धीरे कम होने लगा, क्योंकि कॉर्नवालिस की व्यवस्था ने भारतीयों को न्याय व्यवस्था से बाहर कर दिया था। अब वह न्याय देने में शामिल नहीं थे, तो इससे विवाद हो रहा था। धीरे-धीरे बेंटिक ने इसको सुधारा और भारतीयों को शामिल किया। 1829 में, 1829 में जो निचली अदालतें हैं, वहां पर मजिस्ट्रेट के रूप में भारतीयों की नियुक्ति हो सकती है। इस व्यवस्था को इसने डेवलप किया। इसके अलावा जो जूरी प्रथा है, यहाँ पर भी भारतीय सदस्य शामिल हो सकते थे। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ? सबसे ज्यादा समस्या आएगी निचली अदालत में। निचली अदालत में क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय है, वह ज्यादातर पहुंचेंगे सामान्य भारतीय। सामान्य भारतीय मतलब निचले तबके के लोग, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वह सारे लोग जाएंगे। और इनमें जो परंपराएं हैं, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो इनके रीति रिवाज हैं, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब इनके लिए ज्यादा जरूरी है कि समाज को समझा जाए। और जब इनको यह प्रोविजन दे दिया कि जो निचली अदालतें हैं, इसीलिए यह चेंज पहले निचली अदालतों में होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा विवाद भी वही है। तो जो निचली अदालत है, वहां पर अब जो जिला मजिस्ट्रेट है, वह हो सकता है भारतीय। ऊपर के केस में क्या हुआ? जो जूरी प्रथा है, यानी कई सारे लोग आपस में मिलकर न्याय करते हैं, तो उस जूरी प्रथा में भी भारतीयों को शामिल किया गया। तो इससे जो भारतीयों का पार्टिसिपेशन है, वह बढ़ा और असंतोष कम हुआ। इन्हीं सब के दौरान बेंटिक ने 2-3 काम और किए। एक, सती प्रथा पर प्रतिबंध। यह कब किया? 1829 में। तो यह भी बेंटिक का सुधार था। फिर ठगी निवारण। यह कब किया?
1836 में, तो 1829 में भारतीयों को शामिल करना, 1829 में ही सती प्रथा पर प्रतिबंध और 1836 में जो ठगी निवारण है वह कानून बनाना। तो यह सारे परिवर्तन किए बेंटिक ने। इसके बाद आता है 1833 का चार्टर अधिनियम और इसी के साथ बनाया जाता है मैकाले आयोग। मैकाले को कई सारे काम दिए गए थे। इन्हीं कामों में एक काम आपने सुना होगा, शिक्षा में सुधार। मैकाले आयोग इसके लिए भी बना था। इसने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। इसी मैकाले ने एक काम और किया, संहिताकरण का काम। संहिताकरण किया गया किसका? न्याय व्यवस्था का भी, यानी जो न्याय व्यवस्था है उसको लिखा गया। किस अपराध पर क्या सजा है, क्या प्रोसीजर है, इन चीजों को अब लिखा जाने लगा। तो 1833 के चार्टर अधिनियम ने कोडिफिकेशन करने का काम किया और जो मैकाले कानून आयोग है इसके द्वारा आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया। इसी को कहते हैं भारत का पहला विधि आयोग। तो मैकाले कानून आयोग आया, 1833 में आया। भारतीय न्याय व्यवस्था को संहिताबद्ध करना था। ओवरऑल मैकाले जो आयोग बना था इसको बहुत सारे चेंज करने थे, बहुत सारे इसको रिकमेंडेशन देने थे। तो इसने कानून व्यवस्था पे अपनी जो रिकमेंडेशन दी उसको कहते हैं भारत का पहला विधि आयोग। इसी के तहत इसने आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया और यह आईपीसी अंततः लागू कब हुई? 1860 में। इस आईपीसी में क्या था? इंडियन पिनल कोड, जो अपराध हैं, दंड हैं, इनकी जो प्रक्रियाएं हैं, इनको बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया था। फिर इसी के बाद आता है सीआरपीसी। यह भी इसी के बेस पे बना था, यानी मैकाले कानून आयोग के रिकमेंडेशन की बेस पर ही यह भी बना था। यह कब बना? 1861 में। अब यहाँ पर आईपीसी है और यहाँ पर क्या है? सीआरपीसी। दोनों में अंतर क्या है? जैसे ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को मार दिया या हम कहे हत्या कर दी। अब इस हत्या पर क्या सजा होगी, यह कहाँ लिखा है? आईपीसी में। लेकिन प्रोसीजर क्या फॉलो होगा, मतलब इसको पकड़ा कैसे जाएगा, इसकी जमानत कैसे होगी, इसको सजा कैसे मिलेगी, गवाहों के लिए व्यवस्था क्या है, वह कैसे आएंगे, यह सारा कुछ कहाँ लिखा है? सीआरपीसी में। यानी यहाँ पर किस कानून को तोड़ने पर क्या सजा है वह लिखा है और क्या प्रोसीजर फॉलो होगा वह लिखा है कहाँ पर? सीआरपीसी में। यह दो अंतर हो गए। इसके बाद व्यवस्थाएं फिर नहीं सुधरती हैं, क्योंकि आपने देखा 1829 का जो यह सती वाला प्रावधान था, इससे समाज में और दिक्कतें बढ़ने लगी, क्योंकि भारतीयों को अब लगने लगा यह इनकी प्रथाओं में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे किसानों का शोषण, और उस शोषण को दबाने के लिए सिपाहियों को भेजना। और वह सिपाही है कौन? भारतीय। राजाओं से उनकी संपत्ति छीनना, राजाओं से उनके अधिकार छीनना, मतलब बहुत सारे ऐसे कारण थे जिन्होंने मिलकर अंततः 1857 की क्रांति को जन्म दिया। तो 1857 की क्रांति हो गई। 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ? जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको भारत से हटा दिया गया, मतलब इसके प्रशासनिक जो अधिकार है वह समाप्त कर दिए गए। अब भारत में जो प्रशासनिक अधिकार है वह चला गया किसके पास? ब्रिटिश क्राउन के पास। और ब्रिटिश क्राउन का मतलब ब्रिटेन की पार्लियामेंट के पास। अब वहां से नियम कानून बनेंगे किसके लिए? भारत के लिए। और भारत में उन नियम कानूनों को लागू करवाया जाएगा। अब यह परिवर्तन हो गया। जब यह परिवर्तन हो गया तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं फिर से बदलने लगी। इन्हीं सब के तहत 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम आया, मतलब भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आया कब? 1861 में। और प्रोविजन यह किया गया कि जो कलकत्ता है, बॉम्बे है, मद्रास है, यहाँ पर हाई कोर्ट बनाए जाएं और इन हाई कोर्ट्स में भारतीय जजों को भी नियुक्त किया जाए। ऐसे पहले जज रामानाथन थे जिनको 1862 में नियुक्त किया गया था। तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इन क्षेत्रों पर क्या बनने लगे? हाई कोर्ट बनने लगे। हाई कोर्ट में जो जज हैं उनमें भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा और व्यवस्थाएं फिर बदली। इसके बाद हम देखते हैं 20वीं सदी शुरू हो जाती है। 20वीं सदी मतलब 1900 से लेकर 1999 तक। यहाँ क्या क्या बदला? जो संघीय व्यवस्था है उसमें परिवर्तन किया गया, क्योंकि अब जो न्यायिक प्रक्रिया है इसको संघीय विषय बनाया गया। इसके अलावा जब आया भारत सरकार अधिनियम 1919, तो इसमें क्या प्रोविजन है? जो निचली अदालतें हैं अब उनको मजबूत किया गया, क्योंकि 1919 वाले प्रोविजन में आप देखेंगे कि जो प्रांतीय स्वायत्तता है, यानी प्रांतों को जो स्वतंत्रता देने वाली बात है उस पर फोकस किया गया, तो प्रांतीय स्वायत्तता बढ़ाई गई। इसी में हमने देखा कि जो निचली अदालत है इनको मजबूत किया गया, क्योंकि यह भी प्रांतीय स्वायत्तता का भाग है, तो इसलिए निचली अदालतों को मजबूत किया गया। जब आता है भारत शासन अधिनियम 1935, इसी के तहत फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है और इसी को बाद में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। कब की गई? 1937 में। 1935 का अधिनियम आया, 2 साल के बाद फेडरल कोर्ट बना और यही फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अब व्यवस्था क्या थी?
एक व्यवस्था है प्रीवी काउंसिल की। क्रम के रूप में हम समझते हैं, पहले मामला गया निचली अदालत में, निचली अदालत से गया हाई कोर्ट में, फिर यह हाई कोर्ट से जा सकता है फेडरल कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। अब यहां तक अगर यह मामला नहीं सुलझा तो ऐसे मामले जाएंगे कहां? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में जो मामले जाएंगे उन्हीं को कहेंगे प्रीवी काउंसिल के मामले। बहुत सामान्य भाषा में हम यह समझ सकते हैं। तो जो मामले ब्रिटेन में जाएंगे या ब्रिटेन की कोर्ट्स में जाएंगे उनको कहेंगे प्रीवी काउंसिल के मामले। और भारतीयों के ऐसे मामले ब्रिटेन में खूब पहुंचे। कहते यह है कि लगभग 500 से ज्यादा मामले ब्रिटेन की कोर्ट में पहुंचे थे। तो प्रीवी काउंसिल की व्यवस्था हो गई। इस व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा कब? जब भारत आजाद होगा और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आएगा। यानी संविधान लागू होने से पहले ही इस व्यवस्था को समाप्त किया गया और प्रीवी काउंसिल अब नहीं होगा। जो हाई कोर्ट है वह मजबूत होंगे और भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है वही अब व्यवस्थाओं को देखेगा। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब क्या व्यवस्था है? अब व्यवस्था है राष्ट्रपति की। मतलब भारत में अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय है, स्पेशली मृत्युदंड से संबंधित, तो वह निर्णय जा सकते हैं राष्ट्रपति के पास। या मोटा मोटा हम यह कहें कि जो मृत्युदंड का मामला है उसको छोड़कर बाकी जितने भी मामले हैं उनको सुप्रीम कोर्ट खुद ही निपटाता है। मृत्युदंड वाले केस में यह राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि इस मृत्युदंड को वह कम कर सकता है, सजा दूसरी बदल सकता है। इस तरह की व्यवस्था अब है। तो अब तक हमने क्या समझ लिया? पूरा स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ, कैसे व्यवस्थाएं बदली, पहले क्या व्यवस्थाएं थी, किस आइडियोलॉजी से व्यवस्थाओं को बदला गया, यह सब कुछ हमने समझ लिया। अब हमने यह भी समझ लिया कि सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ, कैसे उसकी व्यवस्था बनी, कैसे भारत शासन अधिनियम में यह प्रोविजन आया और 1937 में यह कोर्ट स्थापित हुआ। मतलब बैकग्राउंड हम पूरा समझ चुके हैं। अब हम क्या समझेंगे? अब हम यह समझेंगे कि जो वर्तमान में व्यवस्था है वह किस प्रकार से है, क्या क्या प्रोविजंस है न्याय व्यवस्था को लेकर भारत में, स्पेशली कोर्ट्स की क्या व्यवस्था है, वह हम समझेंगे। और यह भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आने वाले वीडियोस में हम हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, निचली अदालतों को, इन सबको डिटेल से समझेंगे। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।